गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इस लेक्चर में हम प्रेजेंट स्टेट और जो हमारे सामने एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं हम उनके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो अभी तक हमने प्रॉब्लम में सोल्यूशन पढ़े हैं अभी तक 38 लेक्चर में जितनी भी चीज़ों के बारे में पढ़ा है, जितने भी डायमेंशंस के बारे में पढ़ा है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन यहाँ पे होना है। उसको हम को रिलेट करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स के साथ कि जो जो प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ हमारी लाइफ में आती हैं उन सारी प्रॉब्लम्स के साथ हम प्रेजेंट स्टेट में कैसे उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो लेक्चर कंटेंट क्या है यहाँ पे? पहला है डूइंग अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट स्टेट, दूसरा है फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। सबसे पहले हम प्रेजेंट स्टेट की क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जो हमारे सामने आ रही है उनका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो पॉसिबल अप्रोचेज हमारे प्रॉब्लम्स के लिए दो तरीके की हो सकती हैं, एक प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच होती है, एक सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच होती है। प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच का मतलब होता है कि हम केवल प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच में क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली सॉल्यूशन पे ही फोकस करते हैं और उसके थ्रू हम प्रॉब्लम्स को कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। अब फिर हम ये मान के चलते हैं कि उसका सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, तो वो आपकी सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच कहलाती है। In problem-centric approach, we are generally trying to look at problems that we are facing today and trying to find out the solution to each of them. There are 5 major difficulties with this approach. Problem-centric approach में हम problems के थ्रू solution को find out करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आपके दो तरीके की डिफ़िकल्टीज इस अप्रोच में आती है। जैसे पहला है, आप चूँकि केवल फोकस प्रॉब्लम्स पे कर रहे हैं, इसमें आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि इसके साइकोलॉजिकल और मटेरियल इफेक्ट क्या होंगे, इंडिविजुअल लेवल पे भी, सोसाइटी लेवल पे भी। लाइक इंडिविजुअल के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे प्रॉब्लम्स क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हम इन सारी चीज़ों पे हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब अगर हम इंडिविजुअल प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं और उसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आप आइसोलेशन के फॉर्म में आप उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पूरे सोसाइटी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर हम ये बात करते हैं कि किसी इंडिविजुअल की कोई प्रॉब्लम है, उसको हमने सॉल्व कर दिया, तो उससे हमने एक बड़ा काम कर लिया, ठीक है, आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लेकिन इससे सोसाइटी की समस्या हल नहीं होगी। सोसाइटी की समस्या तब हल होगी या उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तब निकलेगा जब हम एक कंबाइंड लेवल पे एक एफर्ट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच में दो तरीके की प्रॉब्लम हमारे सामने आती हैं। एक तो चूँकि हम केवल प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, इसका साइकोलॉजिकल और मटेरियल इफेक्ट क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो पाती है। और चूँकि आप इंडिविजुअल प्रॉब्लम की एक एक करके बात कर रहे हैं और एक एक का सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं आइसोलेटिंग फॉर्म में, तो उस केस में इट मे भी ये हो सकता है मेनी प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय द सम सिंगल सोर्स और दीज प्रॉब्लम्स मे बी इंटररिलेटेड। बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी भी हो सकती है जिनके लिए एक सिंगल सोर्स खाली हो और वो आपस में इंटररिलेटेड हों। तो ऐसे केसेस में भी आप चूँकि इंडिविजुअली एक एक को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वर्क बर्डन बढ़ेगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर कंबाइंड एफर्ट आप लेके चलते हैं और सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच लेके चलते हैं, तो आप सॉल्यूशन निकालेंगे उसका, तो प्रॉब्लम अपने आप रिमूव हो जाएगी। आप सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, वी आर जनरली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन एंश्योर लिविंग अ फुलफिलिंग लाइफ फॉर वन सेल्फ एंड फॉर ऑल एंड देन वर्क फॉर सच अ लिविंग दैट व्हाट इज कॉल्ड ए सोल्यूशन इन अवर डे टू डे लाइफ दिस अप्रोच। अब जैसे सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच में जैसे अभी तक हमने बात करी है पूरे अपने ह्यूमन वैल्यूज़ के कोर्स में कि हमें किस तरीके से जीना है, आपको अपना ह्यूमन गोल क्या है, ह्यूमन गोल को कैसे अचीव करना है, फुलफिलमेंट में अपनी लाइफ किस तरीके से जीनी है, नेचर के साथ कैसे जीना है, फैमिली के साथ कैसे जीना है, सोसाइटी के लेवल पे कैसे जीना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम खुद अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम पे ध्यान दिए बिना, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देना है, हमें केवल अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करनी है। ह्यूमन गोल में जो बेसिक बातें की गई हैं, हमें केवल उन बेसिक बातों को अचीव करने की कोशिश करनी है। अगर हम उतना भी कर लेते हैं तो वो आपका कह सकते हैं कि धीरे धीरे प्रॉब्लम्स अपने आप रिमूव हो जाएंगी, तो प्रॉब्लम की बात करने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम सोल्यूशन हर चीज़ का निकाल लेते हैं तो प्रॉब्लम अपने आप रिमूव हो जाएगी। तो सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच में इसका फ़ायदा क्या मिलता है, इट हेल्प अस टू सी आवर रोल एज ह्यूमन बीइंग इन दिस नेचर एंड हाउ वी कैन एंश्योर लिविंग विद म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन दिस नेचर। नेचर के लेवल पे बात करें तो हम अगर ह्यूमन बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग नेचर के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट में कैसे नेचर के साथ जिएंगे इसके बारे में हम बात कर सकते हैं।
then we can try to live like this and verify for ourselves that this does lead to a state of fulfillment of oneself and the other, ultimately of everyone. This is the state of complete solution. अभी तो केवल हम अपने की बात कर रहे थे, लेकिन जब धीरे धीरे हम इसको सोसाइटी के लेवल पे लेके जाएंगे तो हर कोई अगर नेचर के साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट में रहना सीख जाएगा तो उस केस में नेचर के साथ कोई भी प्रॉब्लम किसी भी ह्यूमन बीइंग की नहीं आएगी। हम ये क्या कह सकते हैं, दिस इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट सोल्यूशन। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन वहाँ पे मिल गया। अगर होलिस्टिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं ह्यूमन लिविंग में, इन द लाइट ऑफ दिस नाउ वी कैन सी दैट इंडिविजुअल सॉल्यूशंस आर पार्ट ऑफ इट एंड इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स आर बेसिकली द लैक ऑफ इंडिविजुअल सॉल्यूशंस एंड दे आर नॉट इन आइसोलेशन। देयरफॉर वी डू नॉट ट्राई टू सॉल्व देम इन आइसोलेशन। हमें चूँकि यहाँ पे सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच की बात करनी है, हमें इंडिविजुअल प्रॉब्लम की बात हम यहाँ पे नहीं करने जा रहे हैं। हम आइसोलेटेड मैनर में किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हम केवल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो जब एक सोल्यूशन निकल के आएगा, एक ही सोल्यूशन को हम लेके चलेंगे तो उसका फ़ायदा बहुत से लोगों को मिलेगा, तो प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। तो हम प्रॉब्लम की यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे, हम केवल सोल्यूशन की बात करेंगे। तो इंडिविजुअल लेवल पे किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय हम ग्रुप के लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। It is clear from the above discussion that prevailing approach today is the first one, problem-centric approach. However, we have been taking the second one, solution-centric approach, as this seems to be working in the long run. चूँकि हम लोग जानते हैं कि अभी तक जैसे हम प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच की बात कर रहे थे, तो हम लोग प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ही अप्लाई करते हैं, ना कि सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच का भी अप्लाई करते हैं। लेकिन ह्यूमन वैल्यूज़ में बात की गई है सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच की। ये प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच की बजाय अगर सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच को हम ज़्यादा वैल्यू दें, तो उस केस में प्रॉब्लम्स अपने आप धीरे धीरे रिमूव होनी शुरू हो जाएंगी, जैसा कि आपने ह्यूमन वैल्यूज़ के पूरे कोर्स कंटेंट में पढ़ा है। चाहे वो ह्यूमन गोल के लिए है, चाहे वो आपका रेस्ट जितने भी डायमेंशंस के बारे में बात की गई है सारे डायमेंशंस को लेकर है, चाहे आपका रिलेशनशिप को लेकर है, चाहे आपका हेल्थ को लेकर है, चाहे सेल्फ को लेकर है, किसी भी डायमेंशन पे आप किसी भी लेवल पे अगर आप देख लीजिए तो हर लेवल पे हमने यहाँ पे सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच की बात करी है, ना कि प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच की बात करी है। लेकिन अब अपनी लाइफ में हम लोग किसकी बात करते हैं, प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच की बात करते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, ना कि पहले से हम सोल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये एक ड्रॉबैक है हमारी लाइफ का। हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच को हम कैसे फॉलो करेंगे। वी हैव ट्राइड टू डेवलप द होलिस्टिक पर्सपेक्टिव अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस। थ्रू दिस वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई आवर गोल्स एट ऑल लेवल्स एंड वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ द डायमेंशंस ऑफ सिस्टम टू फुलफिल दीज गोल्स। In lecture 38 we developed the basis for evaluation of fulfillment of goals at each level। अभी एक हमने लेक्चर 38 में इससे पहले गोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करी थी, तो वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ों के बारे में पहले से बात कर रखी है सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच में। अब सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच में जितने भी लेवल्स हैं आपके, हर एक लेवल पे हम एक एक करके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच है तो हम केवल सोल्यूशन के पर्सपेक्टिव में ही प्रॉब्लम की बात करेंगे, ना कि प्रॉब्लम के पर्सपेक्टिव में सोल्यूशन की बात करेंगे। Now in the light of this we can make a critical analysis of the present day situation in terms of what goals have been met and what goals have not been met at each level। अब जो आपका, चूँकि हम एक अप्रोच की बात कर रहे हैं तो क्रिटिकल एनालिसिस उसकी प्रेजेंट डे सिचुएशन के बिहाफ पे भी की जाएगी कि क्या क्या गोल्स हमने अचीव कर लिए हैं और किन गोल्स को भी अचीव करना बाकी है, और जिन गोल्स को भी आपने अचीव नहीं किया है वो एज अ प्रॉब्लम हमारे सामने दिखाई देगी हर लेवल पे। वी विल देन ट्राई टू सी व्हाट इज़ द पॉसिबल सोल्यूशन टू ईच ऑफ दीज प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग टुडे। तो हम इसके थ्रू हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स अब हमारे पास रह जा रही हैं हम उनको कैसे रिमूव करेंगे। सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच को अप्लाई करने के बाद इट में भी कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी रह जाए तो उन प्रॉब्लम्स का आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले अगर ह्यूमन वैल्यूज़ के पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच की बात पहले की जाती है। अब अगर प्रॉब्लम की बात करें, अ स्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द गोल। ऑब्जर्व दैट द प्रॉब्लम्स दैट वी सी एट एनी लेवल, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटल और एट द लेवल ऑफ एंटायर नेचर आर नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ सम पार्ट ऑफ द ह्यूमन गोल। अगर किसी भी लेवल पे प्रॉब्लम आती है, इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे या एंटायर नेचर के लेवल पे, तो हम वहाँ पे क्या समझेंगे कि आपका ह्यूमन गोल फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि बेसिक्स ऑफ ह्यूमन गोल में हमने यही पढ़ा था कि इन चारों के लेवल पे हम जब आपके हर एक डायमेंशन पे जब आप अचीव कर लेते हैं, अचीवमेंट कर लेते हैं, म्यूचुअल फुलफिलमेंट आप पा जाते हैं, तभी आप कहेंगे कि आपका गोल फुलफिल हुआ है।
If we ensure the fulfillment of these goals, then it seems feasible that we will naturally get rid of the problems we are facing today. अगर हम इन गोल्स को 100% अचीव कर लेते हैं, इट मीन्स दैट कि सारी प्रॉब्लम से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा, जो कि आज के डेट में हमारे सामने हमारी लाइफ में है। अब अगर हम एक एक करके ह्यूमन गोल की बात करें, जैसे इंडिविजुअल के लेवल पे सबसे पहले बात करते हैं। इंडिविजुअल के लेवल पे दो पार्ट में इसको ब्रेक किया गया है पीपीटी को। एक डिजायरेबल गोल आपका लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, राइट हैंड साइड में स्टेट टुडे इज इट फुलफिल और नॉट। तो हमें ये जस्टिफाई करने की ज़रूरत है कि राइट हैंड साइड में जो चीज़ें लिखी हुई हैं लेफ्ट हैंड साइड से किस तरीके से फुलफिल हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो वहाँ पे कैसे उसको फुलफिल करना है। अगर डिजायरेबल गोल में अगर पहले पॉइंट की बात करें, इन द सेल्फ में क्या चीज़ें आती हैं? राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग, राइट थॉट, इसके थ्रू क्या मिलता है? हैप्पीनेस। अगर इन द बॉडी की बात करें तो क्या मिलना चाहिए? हेल्थ मिलनी चाहिए। अब अगर आज की डेट में हम इनकी बात करते हैं राइट हैंड साइड में जैसा पीपीटी में दिया हुआ है, तो पहले लेवल पे अगर हम बात करें सेल्फ के लेवल पे, लैक ऑफ क्लैरिटी, कन्फ्यूजन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, फीलिंग ऑफ अपोजिशन, डोमिनेशन, वायलेंस, टेररिज्म, वार, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं हैं। इट मीन्स दैट कि जो गोल हमारा है राइट अंडरस्टैंडिंग का, राइट फीलिंग का, राइट थॉट का, हैप्पीनेस के लिए, वो अचीव नहीं हो पाया है। अगर वही हम सेकंड पॉइंट में हेल्थ के लेवल पे बात करें, द बॉडी हेल्थ इज स्टडली डिक्लाइनिंग इन स्पाइट ऑफ इम्प्रूव लेवल्स ऑफ मटेरियल एंड मेडिकल फैसिलिटीज, इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ एल्कोहलिज्म, सब्सटेंस अब्यूज, ओबेसिटी, इंक्रीजिंग रेट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज ड्यू टू इम्बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल। क्योंकि अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम सभी को पता है कि आज की डेट में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम किस वजह से हैं? हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से हैं। हमारे पास मटेरियल्स अवेलेबल हैं, हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन उनका हम सही तरीके से उपभोग नहीं करते हैं, सही तरीके से उनको कंज्यूम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से एल्कोहलिज्म है, अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज है, ओबेसिटी है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने हेल्थ रिलेटेड क्रिएट हो रही हैं। तो अगर हेल्थ सही नहीं है तो क्या आपका हेल्थ सही रह पाएगा? कभी नहीं। ये आपके जहाँ पे सेल्फ एंड बॉडी की बात की गई है वहाँ पे आपको इस बारे में पूरा क्लियर बताया गया है कि सेल्फ के सही रहने के लिए हेल्थ का भी सही रहना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, कॉम्पिटेंस फॉर राइट यूटिलाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ बॉडी एंड फिजिकल फैसिलिटी। अगर राइट यूटिलाइजेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ बॉडी और फिजिकल फैसिलिटी की बात करें तो अगर हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं कि ये फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको चेक करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए इंक्रीजिंग केसेज ऑफ ओवर इंटेलिजेंस लीडिंग टू मिस यूटिलाइजेशन एंड वेस्टेज ऑफ सेल्फ बॉडी एंड फिजिकल फैसिलिटी, सच अ लाइफ स्टाइल इज बीइंग प्रमोटेड। आज की डेट में कैसी लाइफ स्टाइल हम लोग जी रहे हैं? आरामदायक, कि आरामदायक लाइफ स्टाइल है, लेकिन खाने पीने का तरीका क्या है जो हमारे बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे सेल्फ के लिए भी अच्छा नहीं है। फिजिकल फैसिलिटीज़ हमने बहुत जुटा ली हैं, लेकिन उस फिजिकल फैसिलिटीज़ का आप जिस तरीके से यूज कर रहे हैं उसकी वजह से आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है। बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है तो इट मीन दैट सेल्फ पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। इस तरीके की लाइफ स्टाइल को आप प्रमोट कर रहे हैं तो क्या ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए या हमारे सेल्फ के लिए सही है? अगर हम फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं, एबिलिटी टू लिव इन कम्युनिटी विद राइट बिहेवियर एंश्योरिंग म्यूचुअल हैप्पीनेस। यहाँ पे राइट बिहेवियर के साथ जीने की कोशिश की बात की जा रही है, म्यूचुअल हैप्पीनेस के साथ। तो अगर हम इसी को राइट हैंड साइड में बात करते हैं, इन कम्युनिटी और फैमिली there are complaints, interpersonal tension, injustice, fights and even hatred, ultimately leading to disintegration, cases of reaction, anger, stress, divorce etc. और on increase। ये सारी प्रॉब्लम जो फोर्थ पॉइंट पे राइट हैंड साइड में दी हुई हैं ये फैमिली में क्रिएट हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं कमी किसकी है? म्यूचुअल हैप्पीनेस की है, जिसकी वजह से आपस में टेंशन हो जाती है, कभी कभी आपका अन्याय की स्थिति आ जाती है, कभी कभी आपस में झगड़े भी हो जाते हैं, मारपीट तक हो जाती है आपका, उसके वजह से आपका जो रिएक्शंस आते हैं वो सही नहीं होते हैं, एंगर सामने आता है, स्ट्रेस, डिवोर्स, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं। ये कमी किसकी है? कहीं ना कहीं राइट बिहेवियर की कमी है, और वो राइट बिहेवियर की कमी कहाँ से आ रही है? म्यूचुअल हैप्पीनेस की कमी की वजह से आ रही है। आगे चलते हैं, अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में एबिलिटी टू लिव इन नेचर विद राइट वर्क एंश्योरिंग म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। यहाँ म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी की बात की गई है। तो अगर हम राइट हैंड साइड में इसकी बात करें, tendency to exploit and mastery over the rest of nature, this is leading to production processes which result in water, air pollution, resource depletion, climate change, global warming etc. अब अगर आप म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी के साथ जीने की बात करते हैं तो होना क्या चाहिए?
आपकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको प्रिजर्व करके रखिए, उनका रिसोर्सेज को कभी ख़त्म ना होने दीजिए। इस तरीके के काम ना करिए जिससे रिसोर्सेज पे कोई बैड इफेक्ट पड़े। लेकिन आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस साइक्लिक नहीं है, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस साइक्लिक नहीं है। इवन हम वाटर लेवल को डाउन करते जा रहे हैं, एयर को पॉल्यूट करते जा रहे हैं। इस तरीके की बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं जो कि रेस्ट ऑफ द नेचर को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। दैट मीन दैट का आप म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी केवल अपने लिए बात कर रहे हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी आपकी नहीं रह गई है। अगर 6 पॉइंट की बात करें लेफ्ट हैंड साइड में, माइंड सेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर एटलीस्ट इन द फैमिली ऑर्डर, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फैमिली सिस्टम एंड कॉम्पिटेंस टू फुलफिल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या लार्जर ऑर्डर पे, क्या फैमिली के ऑर्डर पे आपका माइंड सेट पार्टिसिपेशन का बन पाता है? तो देखिए, अगर हम राइट हैंड साइड में बात करते हैं, माइंड सेट ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन इज प्रमोटेड इन द एजुकेशन एंड सोसाइटी। दिस रिजल्ट इन टू टेंडेंसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सोसाइटी एंड द रेस्ट ऑफ द नेचर, नॉट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन। आज की डेट पे जैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जैसा हमारा सोसाइटी का सिस्टम है, कला काट कंपटीशन चालू हो गया है। हर आदमी एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है कि एनी बाई हुक एंड क्रूक, किसी भी तरीके से, चाहे किसी को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना पड़े, लेकिन हमको आगे निकलना है। तो ये आपकी जो टेंडेंसी है, ये आपका एक कह सकते हैं कि सोसाइटी में एक अच्छा पार्टिसिपेशन आपका नहीं है। तो लार्जर ऑर्डर की अगर आप बात करते हैं तो केवल फैमिली ऑर्डर तक लिमिटेड नहीं रहता है, ये आपका वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर तक भी जाता है। तो यहाँ पे अगर आप फैमिली ऑर्डर में ही इन सब चीज़ों को लेके नहीं आ पा रहे हैं, जैसे दो भाइयों के बीच ही आपस में कंपटीशन है कि कौन कितना पैसा कमा पाता है, कौन कितना मकान खड़ा कर पाता है, कौन कितनी प्रॉपर्टी कलेक्ट कर पाता है। तो अगर एक फैमिली में ही इस तरीके से कंपटीशन चल रहा है, तो आप बाहर अपना कह सकते हैं कि सोसाइटी में किस तरीके से आप बिहेव करेंगे। अगर आप एनालिसिस की बात करें, वी हैव मेड एन एनालिसिस ऑफ स्टेट टुडे इन रिगार्ड ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन गोल एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। ये एनालिसिस जो आपकी की गई है, ये इंडिविजुअल के लेवल पे की गई है। ह्यूमन गोल की एनालिसिस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल की गई है। इस तरीके से आपके 3 लेवल और हैं, उन लेवल पे भी हमको एनालिसिस करनी है। तो इस एनालिसिस के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट तो आपको दिया हुआ है कि क्या क्या गोल की बात हम करेंगे। राइट हैंड साइड का पार्ट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या है, ये एक्सरसाइज आपके लिए है, आपको इसको फिल करना है कि जो प्रॉब्लम, जो गोल आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है, उसको आपने कितना अचीव किया है राइट हैंड साइड में, ये आपको लिखना है। अचीव किया है तो ठीक है, नहीं अचीव किया है तो किस वजह से नहीं अचीव किया है, क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं, उसको उसी तरीके से लिखना है जैसे इंडिविजुअल के लेवल पे यहाँ पे लिख के दिखाया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे फैमिली के लेवल पे आपको उसको फिल करना है। तो अगर हम गोल की बात करें तो पहला पॉइंट आपका दिया है एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप इन द फैमिली, ensuring and fulfilling the expected feelings in these relationships, mindset and competence for service as and when required। तो क्या ये चीज़ें आपके यहाँ लाइफ में हैं? आपकी लाइफ में ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी फैमिली में है? खाली फैमिली की अभी यहाँ बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप तो आपकी सोसाइटी में भी बहुत अच्छी होनी चाहिए सबके साथ। जो एक्सपेक्टेड फीलिंग्स, जो हमने 18 फीलिंग्स की बात इससे पहले यूनिट 2 में करी है, वो 18 फीलिंग्स आपके यहाँ पे फुलफिल हो रही है। क्या आप सर्विस या सेवा या फिर जब भी किसी को कोई ज़रूरत होती है फैमिली में, आप उसके लिए क्या आप हमेशा तैयार रहते हैं? तो इसके बारे में आपको सोचना है और उसको राइट हैंड साइड में फिल करना है कि क्या इसके लिए प्रिपरेशन आपकी है। सेकेंड पॉइंट में रिकॉग्नाइजिंग नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटी, इट्स प्रोडक्शन, इट्स राइट यूटिलाइजेशन, एंश्योरिंग फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन द फैमिली। सेकेंड पॉइंट में प्रॉस्पेरिटी की बात की गई है, तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी के बारे में हमको सोचना है। फिजिकल फैसिलिटी अगर हमारे पास हो गई है, राइट यूटिलाइजेशन हमारे पास है इसका, तो क्या हमारे पास प्रॉस्पेरिटी है? अब आप अपने लेवल से सोचिए कि क्या आपने इसको अचीव किया है प्रॉस्पेरिटी को। अगर अचीव किया है तो आप उसके बारे में राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। नहीं भी किया है तो किस वजह से नहीं हो पाया है, वो भी राइट हैंड साइड में आप दे सकते हैं। इससे आगे थर्ड पॉइंट है एबिलिटी टू लुक आफ्टर द नेक्स्ट जनरेशन एट द लेवल ऑफ बॉडी एंड सेल्फ। अपने नेक्स्ट जनरेशन के डेवलपमेंट के लिए आप क्या प्रोसेस कर रहे हैं, बॉडी के लेवल पे भी, सेल्फ के लेवल पे भी आप कितना काम कर रहे हैं। फिर फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट फैमिली इज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल इन द सोसाइटी, इट्स फुलफिलमेंट। फैमिली जो आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहती है सोसाइटी के लेवल पे, अपनी फैमिली के लेवल पे, क्या आप उसको फुलफिल कर पा रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट प्रिजर्वेशन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो फैमिली ट्रेडिशन हमारी फैमिली में चले आ रहे हैं, क्या आप उनको जनरेशन टू जनरेशन लेके जा पाते हैं? क्या आप अपने परिवार को भी वो चीज़ें समझा पाते हैं? इसके बाद ये तो बात की गई एट द लेवल ऑफ फैमिली की, यहाँ पे बात की जा रही है एट द लेवल ऑफ सोसाइटी की।
यहाँ पे भी राइट हैंड साइड का कॉलम पूरा ब्लैंक रखा गया है, जिसको आपको फिल करना है कि एट द लेवल ऑफ सोसाइटी में अगर डिजायरेबल गोल हमारे पास थे लेफ्ट हैंड साइड वाले, तो आपने उसको कितना फुलफिल किया है। अगर हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, fulfillment in relationship with relatives, friends and all those who come in contact, at least feeling of trust, environment of fearlessness। आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या स्ट्रेंजर्स के संपर्क में अगर आप आते हैं तो क्या आप उनमें विश्वास की भावना या कह सकते हैं कि एक ऐसा वातावरण, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाते हैं कि किसी के मन में आपके प्रति कोई शंका ना हो। ट्रस्ट की फीलिंग तो वही कहलाती है जहाँ पे किसी के प्रति आपके लिए किसी के मन में कोई मिसट्रस्ट ना हो। सेकेंड पॉइंट, फुलफिलमेंट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द सोसाइटल सिस्टम्स टू वर्क स्मूथली एंड इफेक्टिवली। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप कितनी अपनी सोसाइटी में निभा पा रहे हैं। थर्ड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ अ कंड्यूसिव सोशल एनवायरनमेंट सो दैट द फैमिली कैन फील एश्योर्ड एंड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द सोसाइटी इन अ सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड मैनर। कंड्यूसिव सोशल एनवायरनमेंट को आप कितना डेवलप कर पा रहे हैं जिससे आपकी फैमिली सोसाइटी में अपने आप को एश्योर फील करे। फोर्थ पॉइंट, एंश्योरिंग दिस रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट एमंग ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम विलेज एंड गोइंग अप टू वर्ल्ड फैमिली। रिलेशनशिप में जो म्यूचुअल फुलफिलमेंट की बात की जा रही है वो केवल आपकी फैमिली तक नहीं, विलेज तक, वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर तक आप कितना एंश्योर कर पा रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेसेस फॉर एंश्योरिंग द अबव। ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन आप कितना डेवलप कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या पॉलिसीज आप अप्लाई कर पा रहे हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन आप कितना कर पा रहे हैं। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल आज की डेट पे जो प्रॉब्लम कोविड-19 की है उससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे सकते हैं कि आपने आज की डेट पे जो प्रॉब्लम ह्यूमन बींग के साथ हो रही है, जैसी समस्याएं हमारे समाज में पैदा हो रही हैं, तो उनसे निपटने के लिए आपने क्या उपाय किए हैं अपने लेवल पे, सेल्फ के लेवल पे क्या किया है, फैमिली के लेवल पे क्या किया है, सोसाइटी के लेवल पे क्या किया है, आपने क्या नया अचीवमेंट उसमें किया है, आपने क्या नई पॉलिसीज आपने उसमें डेवलप करी हैं अपने लेवल पे, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या थिंकिंग है, भले ही आप उसको अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हम एट द लेवल ऑफ नेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपका राइट हैंड साइड का कॉलम पूरा ब्लैंक है जिसको आपको फिल करना है। डिजायरेबल गोल क्या होंगे, एंश्योरिंग म्यूचुअल एनरिचमेंट विद एवरी यूनिट इन नेचर एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, फैमिली, विलेज, नेशनल, इंटरनेशनल। रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ भी म्यूचुअल एनरिचमेंट में हमको रहना है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट में हमको रहना है। अगर आप वो रह पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपका ह्यूमन गोल अचीव नहीं हो रहा है। एंश्योरिंग साइक्लिंग एंड म्यूचुअली एनरिचिंग प्रोडक्शन प्रोसेसेस लीडिंग टू प्रॉस्पेरिटी इन ह्यूमन बीइंग, प्रिजर्वेशन ऑफ रेस्ट ऑफ नेचर। आपका साइक्लिक और म्यूचुअली एनरिचिंग प्रोडक्शन प्रोसेस अप्लाई होना चाहिए जो कि प्रॉस्पेरिटी ह्यूमन बीइंग में लेके आएगा और रेस्ट ऑफ द नेचर को प्रिजर्व भी करेगा। अब अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें कि अगर ये ह्यूमन गोल हमारे अचीव नहीं होते हैं तो इनसे क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी। एट एनी लेवल ऑफ इंडिविजुअल और नथिंग बट एब्सेंस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ सम पार्ट ऑफ द ह्यूमन गोल। आज की डेट में आपका म्यूचुअल फुलफिलमेंट क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि हम चारों लेवल पे चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते हैं। अगर फैमिली के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे हम अचीव भी कर लेते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी अचीव कर लेते हैं, तो हम नेचर के लेवल पे हो सकता है अचीव ना कर पाए हों। नेचर के लेवल पे आपने अचीव कर लिया तो हो सकता है सोसाइटी के लेवल पे अचीव ना कर पाए हों। तो जब तक आप इन चारों लेवल पे आप म्यूचुअल फुलफिलमेंट अचीव नहीं करेंगे तब तक आप अपनी समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। टू स्टेट टुडे ऑफ ह्यूमन गोल एट ईच ऑफ द डायमेंशन। अब यहाँ पे हर एक डायमेंशन की बात करेंगे। तो जैसे आपके यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ डायमेंशन के लेवल पे बात की गई है, रिमेनिंग डायमेंशन जो होती हैं सारी डायमेंशन पे आपको खुद एनालिसिस करनी है। तो अगर एट द डायमेंशन ऑफ एजुकेशन बात करते हैं उसी तरीके से दो पार्ट आपका यहाँ पे पीपीटी का बनाया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में डिजायरेबल गोल क्या है आपका एजुकेशन के लेवल पे और राइट हैंड साइड में आपने कितना फुलफिल किया है। तो एजुकेशन के लेवल पे, हेल्थ के लेवल पे यहाँ पे गिवन है, बाकी डायमेंशन के लेवल पे आपको डिसाइड करना है। राइट हैंड साइड का पार्ट आपको फिल करना है। डिजायरेबल क्या है, मेंटल एजुकेशन, क्लैरिटी ऑफ आवर गोल, प्रोग्राम, नॉलेज ऑफ द सेल्फ एंड हाउ टू एंश्योर हार्मनी इन द सेल्फ। एजुकेशन में क्या होना चाहिए, मेंटल एजुकेशन, गोल्स क्लियर होने चाहिए, आपका एक लाइफ का जो प्रोग्राम है वो क्लियर होना चाहिए, सेल्फ का नॉलेज आपको होना चाहिए और हार्मनी सेल्फ में कैसे डेवलप करेंगे इसके बारे में ज्ञान आपको होना चाहिए, जो आज की डेट पे नहीं है। एजुकेशन तो हमको मिल जाती है, हम लोग एक हाई लेवल की डिग्री पे अचीव कर लेते हैं, लेकिन शायद जो पहले पॉइंट की बात की गई है ये डेवलपमेंट नहीं आ पाता है। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ आवर गोल, प्रोग्राम, hardly any content related to self and how to ensure harmony in the self।
इन सब की कहीं ना कहीं कमी है। सेकंड पॉइंट में बिहेवियरल एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ राइट बिहेवियर इन ए रिलेशनशिप विद ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के साथ कैसा बिहेवियर आपका होना चाहिए। तो सेकंड ये आपका राइट हैंड साइड में सेकंड पॉइंट में बात की गई है। इंक्रीजिंग इन ह्यूमन बिहेवियर हैज़ बिकम द प्रीडोमिनेंट फेयर फॉर ह्यूमन बीइंग। आज की डेट में जो हम समाज में देखें तो इन ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन नहीं है, इन ह्यूमन बिहेवियर है कि कोई भी कभी भी किसी को भी मार सकता है, कोई सुरक्षित अपने आप को समाज में महसूस नहीं कर रहा है। इट मीन दैट कि आप हाईली एजुकेटेड होते हुए भी जिस तरीके के काम आप समाज में कर रहे हैं उसकी वजह से एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। थर्ड पॉइंट में हेल्थ एजुकेशन ऑन सेल्फ रेगुलेशन इन द सेल्फ इन इनटेक डेली रूटीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ कीपिंग द बॉडी हेल्दी। क्या ये है? इंस्टेड ऑफ सेल्फ रेगुलेशन ओवर इंटेलिजेंस इज बीइंग प्रमोटेड, ईटिंग ऑफ जंक फूड बिकमिंग कॉमन, स्टूडेंट जनरली टेक टू लेट स्लीप, लेट राइज रूटीन लीडिंग टू बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ। अगर हम हेल्थ के पर्सपेक्टिव में इसकी बात करें तो क्या हेल्थ एजुकेशन जो हमको मिली है उस हेल्थ एजुकेशन को आप अप्लाई कर पाते हैं? हमने हेल्थ एजुकेशन में ये पढ़ा है कि हमारे शरीर के लिए क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आपका जंक फूड को एक्सेप्ट करते हैं जो ज़रूरी नहीं है बॉडी के लिए, जो आपका हेल्दी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक है जो हेल्दी नहीं है, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। इट मीन्स दैट कि आपका हेल्थ एजुकेशन सही नहीं है। नॉलेज ऑफ नर्चरिंग प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी, क्या आप ये कर पा रहे हैं? हार्डली एनी अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस फॉर नर्चरिंग प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी इज बीइंग मेड एसेंशियल पार्ट ऑफ द एजुकेशन, मे बी इट इज़ कंसिडर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। भाई बॉडी के नर्चरिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, राइट यूटिलाइजेशन के लिए सारी चीज़ें आपको अपने एजुकेशन सिस्टम में सिखाई जाती हैं, लेकिन होता क्या है कि बहुत कम लोग इन सब चीज़ों को समझ पाते हैं, इनकी लाइफ में प्रैक्टिस कर पाते हैं। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है, आपकी फैमिली की भी है। इसके बाद और आगे हम बात करें एट द डायमेंशन ऑफ एजुकेशन की, तो फिफ्थ पॉइंट में आता है एजुकेशन फॉर राइट यूटिलाइजेशन। राइट यूटिलाइजेशन किसका? अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल ऑफ फिजिकल फैसिलिटी इन नर्चरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी एंड फॉर सोशल पर्पज। क्या आपका है ये? फिफ्थ पॉइंट में देखिए राइट हैंड साइड में, instead of right utilization indulgence is being promoted, understanding and practice for right utilization of physical facility not being made essential part of education, wastage can be clearly seen in institutions of higher learning। देखिए साफ साफ पॉइंट दिया है, वेस्टेज कैन बी क्लियरली सीन इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट जो हैं वहाँ पे अभी वेस्टेज आपको चाहे फूड का हो चाहे किसी भी प्रोडक्ट का हो सामने देखने को मिलता है। इट मीन दैट कि आपकी जो एजुकेशन है वो पूरे प्रॉपर नहीं है, खाली डिग्री मिल जाने से आप एक अच्छी लाइफ जीना नहीं सीख जाते हैं। 6 पॉइंट देखिए, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रिजर्वेशन, एनरिचमेंट, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचर। नेचर की बात यहाँ की जा रही है। Preservation of nature is not even considered the responsibility of human being. View of exploitation and mastery over the nature is being promoted implicitly। देखिए आज की डेट में क्या हो रहा है कि हम लोग नेचर के प्रिजर्वेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये मान के चलते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम इस जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, बल्कि नेचर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये हमारे एक एजुकेशन सिस्टम में सही एजुकेशन हमको मिल रही है? नहीं। एजुकेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी फिजिकल फैसिलिटी थ्रू वर्क ऑन नेचुरल रिसोर्सेज इन अ म्यूचुअली एनरिचिंग मैनर होना चाहिए। प्रोडक्शन प्रोसेस म्यूचुअली एनरिचिंग मैनर में होना चाहिए, लेकिन वो क्या रहा है? एजुकेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी एंड विलिंगनेस टू प्रोड्यूस बाई वे ऑफ लेबर इज मिसिंग। कोर फीलिंग जनरेटेड इज टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर रादर देन प्रोड्यूस एंड टू कंज्यूम मोर एंड मोर। आज की डेट में हमारी फीलिंग क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना, जो कि सिखाया क्या गया है आपको म्यूचुअली एनरिचिंग प्रोसेस में कि प्रोड्यूस तो आप करिए लेकिन कंजम्पशन कम से कम करिए, जिससे आपका प्रोडक्शन प्रोसेस और कंजम्पशन प्रोसेस में एक कह सकते हैं रेशियो बना रहे कि प्रोडक्शन प्रोसेस अगर थोड़ा ज़्यादा है उसकी वजह से आपके पास आगे आने वाले समय के लिए डिजास्टर के समय में कुछ चीज़ें प्रोडक्शन प्रोसेस की आपके पास बची रहेंगी जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस को अप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन आप प्रोडक्शन प्रोसेस को करते जा रहे हैं, नेचर को हार्म पहुंचाते जा रहे हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। तो क्या उतना कंज्यूम करने की रिक्वायरमेंट क्या है? 8th पॉइंट की बात करें, एजुकेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन ऑर्डर, लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग द प्रोसेस एंड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर पार्टिसिपेशन इन द सिस्टम। सिस्टम में आप कितना पार्टिसिपेट करते हैं? पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी एंड द सिस्टम इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ह्यूमन बीइंग इफ ही इज वर्किंग फॉर द सोसाइटी और सिस्टम, इट इज फॉर हिज लिवलीहुड। हेंस नो एफर्ट इज मेड इन एजुकेशन टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस फॉर पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी एंड सिस्टम। पार्टिसिपेशन सोसाइटी एंड सिस्टम के अंदर
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप इसको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं। आप केवल उतना ही पार्टिसिपेशन करते हैं जितना आप सोचते हैं कि आपके जीवित रहने के लिए, आपकी फैमिली के लिए ज़रूरी है। लेकिन होना क्या चाहिए, आप फैमिली से आगे जाके भी सोचिए, आप सोसाइटी के बारे में भी सोचिए, नेचर के बारे में भी सोचिए। तो आपका एक पार्टिसिपेशन एक्टिव लेवल पे होना चाहिए, ना कि केवल उतना जितने की आपकी ज़रूरत है। तो अगर हम एजुकेशन के लेवल पे बात करें तो क्या क्या आपको मिला। वी हैव ब्रीफली लुक्ड इनटू द डिजायर्ड गोल एंड द स्टेट टुडे, इज इट फुलफिल और नॉट इन केस ऑफ एजुकेशन। फ्रॉम दिस वी कैन क्लियरली सी दैट इन मेनी एरियाज एजुकेशन इज नॉट एबल टू एंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर्ड ह्यूमन गोल। इन सम इट इज डूइंग इवन कंट्रेरी, देयरफॉर अ लॉट नीड्स टू बी डन इन द डायमेंशन ऑफ एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन के डायमेंशन में ही हमने देखा कि जो पॉइंट्स आपके इधर राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स में बहुत सी चीज़ें ऐसी दिखाई गई हैं कि उनकी प्रॉपर एजुकेशन के बाद भी आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इवन कहीं पे आप उसके विपरीत जाके काम कर रहे हैं, उसके अपोजिट जाके काम कर रहे हैं। तो इट मीन दैट कि एजुकेशन का कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं रह गया है। अब इसके बाद अदर डायमेंशन की बात करें तो एजुकेशन के डायमेंशन पे आपको बता दिया गया है। अब हेल्थ के डायमेंशन पे और अदर जो 6 डायमेंशन थे उनके लेवल पे आपको खुद इसमें समझना है कि कैसे कैसे काम किया जा सकता है। अब हेल्थ के डायमेंशन पे लेफ्ट हैंड साइड के सारे पॉइंट दिए हुए, राइट हैंड साइड के पॉइंट आपको समझने की ज़रूरत है। हाउ मेनी पीपल रिमेन हेल्दी एंड फॉर हाउ लॉन्ग टाइम, जैसे बात हेल्थ में की गई थी। इफ समवन फॉल सिक, हाउ फास्ट इज ही एबल टू रिकवर, दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग इज हिज इम्यूनिटी सिस्टम। व्हाट इज द एवरेज लाइफ सर्वाइवल पीरियड, व्हाट इज द एवरेज पीरियड ओवर विच पीपल रिमेन हेल्दी, हाउ गुड इज द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, वेदर मेडिकल फैसिलिटी इज अवेलेबल टू एवरीवन इफ नीडेड, how good is the recovery from illness at the family level, and what will be the positive indicator, lesser number of people going to the hospital, fewer number of times, then we can say that we are healthy. अगर जस्टिस के लेवल पे बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या डिजायरेबल है। हाउ मेनी पीपल आर एबल टू एंश्योर म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन देयर रिलेशनशिप, हाउ मेनी पीपल अ पर्सन फील्स रिलेटेड टू, हाउ मेनी पीपल कम टू हेल्प अदर पीपल व्हेन दे आर इन नीड, is there an environment of trust, fearlessness in the society, particularly for women and children, do people offer good food and shelter to the strangers in general, number of court cases getting reduced, a person who has undergone some process of punishment, then there is a visible improvement in his conduct and he has become a better member of the society, etc. क्या ये 7 पॉइंट आपके साथ हो रहे हैं तो आप इनके बारे में यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रोडक्शन के लेवल पे बात करें, are we able to ensure production of all physical facilities that are necessary for the society by the society itself, is every family engaged in some meaningful production, is every family able to identify its physical needs or is it considered as unlimited, is every family able to feel the prosperity or some are accumulating more and more and other families are feeling deprived, are we able to ensure mutual enrichment with rest of nature, example is the mother earth getting more prosperous every day, क्या हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारी अर्थ भी प्रॉस्पेरस हो रही है। जैसे वाटर लेवल की ही बात करें तो आप वाटर लेवल के लिए कुछ कर पा रहे हैं। डू पीपल हैव विलिंगनेस एंड कॉम्पिटेंस टू प्रोड्यूस, इज देयर वर्क फॉर एवरीबडी एवरी फैमिली एंड इज एवरी फैमिली एश्योर्ड ऑफ हिज बेसिक नीड्स सच एज फूड क्लॉथ शेल्टर, क्या आप ये अवेलेबल करा पा रहे हैं। अगर हम इसकी कंक्लूजन की बात करें तो क्या आएगा, आपका क्या मिलेगा। कंक्लूजन तो आप यहाँ से निकाल पाएंगे जो आप राइट हैंड साइड में लिखेंगे कि आप क्या कंक्लूड करते हैं, आपने क्या क्या अचीव किया है, उसके बेसिस पे आप कंक्लूड कर पाएंगे। Till now we have done the analysis of the state today, thereby observing the problems that we are facing presently. Now we have to see how we can find the solution to these problems. In the beginning of this lecture we had mentioned that we are taking solution centric approach, which is recalled in the next slide. हम सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच की यहाँ पे बात करेंगे, ना कि प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच की बात करेंगे। प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच में तो आप क्या करते हैं कि जो आपने डिजायरेबल में चीज़ें ली हैं आप एक एक को उठाते और इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। और सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच में हम क्या करेंगे, हम पहले इसके बारे में सोचेंगे जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे तो समस्या अपने आप दूर हो जाएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच पर अगर हम बात करें, we are generally trying to understand how we can ensure living a fulfilling life for oneself and for all, and then work for such a living. That is what is called solution in our day-to-day life. This approach helps us to see our role as a human being in this nature and how we can ensure living with mutual fulfillment in this nature.
then we can try to live like this and verify for ourselves, and this does lead to a state of fulfillment of oneself and the other, ultimately of everyone. This is the state of complete solution. तो complete solution किससे आएगा? म्यूचुअल फुलफिलमेंट के थ्रू आएगा। किसके साथ? oneself के साथ, for all, सबके साथ, केवल अपने साथ नहीं या केवल दूसरे के साथ नहीं, सबके साथ, अपने साथ भी, सबके साथ भी, सबका साथ, सबका विकास। Give a holistic perspective of human living. In the light of this, now we can see that individual solutions are part of it, and individual problems are basically the lack of individual solutions, and they are not in isolation. Therefore, we do not try to solve them in isolation. We are looking at these problems in the light of overall solution and solve them accordingly. Problem centric approach में हम क्या करते हैं? सेकेंड पॉइंट में जैसे बात की गई है कि इंडिविजुअली एक एक के प्रॉब्लम को लेते उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत से लोगों की एक ही प्रॉब्लम होती है जिसका सोल्यूशन भी एक ही होता है, या डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी है तो उनका भी सोल्यूशन एक ही है। तो उस केस में आप काम ज़्यादा कर रहे हैं, एफर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या निकल रहा है? एक ही निकल रहा है। अब हम क्यों ना सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच अप्लाई करें कि जो सोल्यूशन है उस पर काम करें, तो प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट प्रिवेलिंग अप्रोच टुडे इज द फर्स्ट वन, हाउएवर वी हैव बीन टेकिंग द सेकंड वन एंड दिस सीम्स टू बी वर्किंग इन द लॉन्ग रन। हम इसकी बात करेंगे सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच की, जो कि ह्यूमन वैल्यूज कहता है, जो कि आपका लंबे समय तक चलेगा। प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच लंबे समय तक नहीं काम करती है, क्योंकि एक प्रॉब्लम को आपने रिमूव किया, नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आप n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को रिमूव करेंगे तो n की पावर n प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो जाएंगी, तो प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहेंगी। लेकिन सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच की बात करेंगे तो एक सॉल्यूशन की हेल्प से नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी, जो कि ह्यूमन वैल्यूज कहता है। Taking this solution-centric approach, we have tried to develop the holistic perspective about human existence. Through this, we have been able to identify our goals at all levels and work out the details of the dimensions of system to fulfill these goals. जैसा कि आपका स्टार्टिंग से अभी तक पूरा पढ़ाया गया है, सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच है पूरी की पूरी, चाहे वो आपके डायमेंशंस के लेवल पे हो, चाहे आपके ह्यूमन गोल के बारे में बात की गई हो, चाहे आपके फैमिली रिलेशनशिप के बारे में बात की गई हो, चाहे फीलिंग्स के बारे में बात की गई हो, हर जगह आपका सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच के बारे में ही बात की गई है। नाउ इन द लाइट ऑफ दिस, वी हैव मेड अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंट डे सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट गोल्स हैव बीन मेट एंड व्हाट गोल्स हैव नॉट बीन मेट एट ईच ऑफ दिस लेवल। व्हाट गोल्स हैव नॉट बीन मेट आर showing up as problems at that level. Ultimately, what we need to do is that we work for ensuring the fulfillment of all human goals through all dimensions. This will naturally take care of all our problems. This is what we have been trying to do all through this course. However, in the meantime, we may try to find possible solutions to specific problems which are considered to be important that we are facing today. कभी कभी ऐसा भी होता है सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच काम नहीं करती है, जैसे आज कभी कभी बीच बीच में ऐसी प्रॉब्लम हम सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम हमारे सामने ऐसी आ रही है जिनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है, तो उस केस में आपके सोल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच काम नहीं करेगी, प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ही काम करेगी। Dimensions of system and attainment of human objectives. Briefly, for the fulfillment of our goals and objectives, we need the dimension of education, health, justice, production and service, exchange, right utilization, security and administrative service. Education and health take care of our physical and mental well-being. Justice takes care of relationship in human interaction. Production and service, exchange, right utilization and preservation ensure that our requirements of physical facilities are taken care of along with complementing with the rest of the nature. To enable these dimensions to function without failure, the dimension of service at the level of system is required. This work at two levels, which is being ensured by the system, administrative service, which is being provided by the society through relationship, social service. दो लेवल पे हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और सोशल लेवल पे। जो सिस्टम आपको अवेलेबल कराएगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से जाना जाएगा, जो आप रिलेशनशिप के थ्रू आप खुद सोसाइटी में अप्लाई करेंगे उसे हम सोशल सर्विस बोलेंगे। तो आपका यहाँ पे पूरा एक दो अप्रोचेस के बारे में बात की गई थी डिफरेंट डायमेंशंस के लेवल पे। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है जो राइट हैंड साइड में पूरी पीपीटी आपको फिल कर देंगे। थैंक यू।